नमस्ते, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और हरियाणा तक की कोशिश है कि आपको ऐसे लोगों से रूबरू कराया जाए जो इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, और खासकर यंगस्टर्स जो राजनीति में आना चाहते हैं, अलग अलग पार्टियों से अपना लक आजमाना चाहते हैं। तो आज एक ऐसे युवा हमारे साथ हैं, पवन खैरवाल है और महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। पवन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हरियाणा तक में। जी, आपका भी धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों का मेरी तरफ से राम राम। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि भाई पवन खैरवाल कौन है, क्या उसका परिचय है, क्या राजनीतिक परिचय है, क्या सामाजिक परिचय है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे बात करूँ, नाम मेरे को आम साथी लगा लो, जनता लगा लो, और मेरा नाम पवन खैरवाल है और मेरा गांव सुरजनवास है जी। और ये महेंद्रगढ़ विधानसभा में आता है। और जब बात व्यक्तिगत रूप से आपने मेरे बारे में परिचय के नाते कही है, तो मेरी एक सामाजिक भूमिका में, राजनीतिक भूमिका में, धार्मिक भूमिका में 2008 से मैं सक्रिय रूप से लोगों के बीच में हूँ। गांव के मंदिर प्रांगण में जो हमारा बाबा रूपदास जी का मंदिर है, वहाँ मैंने एक पौधा लगा करके एक सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी। और विशेष रूप से जब मैं आदर्श के रूप में बात करूँ तो विश्व के योग गुरु कहूँ, और जो अपने क्षेत्र महेंद्रगढ़ जिले के मेरे अपने व्यक्तिगत रूप से कहूँ जिले से आते हैं, स्वामी रामदेव जी से, उनको देख करके प्रभावित होकर के कि जब गांव देहात का एक संत इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा सकता है, तो क्यों ना हम उसको अपना आदर्श मान के अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, उनको आदर्श मान करके। तो धीरे धीरे हमने गांव में योग शिविर लगाना शुरू किया। और कुछ समय बाद, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सोशल साइट्स के माध्यम हमने पता किया, तो एक कैंप लगने वाला था हरिद्वार के अंदर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हम वहाँ गए, कैंप अटेंड किया। एक नया उत्साह, नई एनर्जी मिली। और जो ही वहाँ से आए और संगठन के व्यक्तियों को पता चला कि इस तरह से कोई युवा एक कैंप करके आया है, तो आते ही मुझे पतंजलि युवा भारत की एक जिम्मेवार दी थी, जिला प्रभारी के नाते मैंने निभाई। और धीरे धीरे करके गाँव में योग शिविर लगाने की बात करूँ, अनेक गाँव में जा करके हमने सुबह 4 बजे उठ करके योग शिविर लगाए। तत्पश्चात, क्योंकि व्यक्तिगत पारिवारिक रूप से पिताजी मेरे आर्मी में रहे, और तत्पश्चात वहाँ से पुलिस में आ गए, दिल्ली पुलिस में आ गए। अच्छा। लेकिन जब लगने से पहले 77 की बात करूँ, तो यहाँ संघ का, राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो हमारा आरएसएस संगठन है, मातृ संगठन है, बड़ा अच्छा काम था उस समय। और यहाँ पवन शर्मा जी, जो बाद में दिल्ली के उत्तम नगर से विधायक रहे, वो यहाँ प्रचारक की भूमिका में थे। मेरे गांव में शाखाएं लगती थी। पिताजी ने उस समय संघ में जाकर के काम किया, शाखाओं में काम किया, और उस समय प्राथमिक वर्ग जो हमारे ओटीसी होती थी वो करके आए। तत्पश्चात वो आर्मी में चले गए। लेकिन धीरे धीरे वो संस्कार, कहते हैं ना, परिवार के संस्कार और विशेष रूप से जेनेटिक गुण होते हैं, वो व्यक्ति के में आ ही जाते हैं। और मैंने फिर पता किया पिताजी से आरएसएस क्या होती है, क्योंकि जब अपना गुजरात का पूरे देश भर में, क्या विदेश में चर्चा थी, नरेंद्र मोदी जी की चर्चा थी, जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी। मैंने पिताजी से पता किया, उन्होंने पूरी जानकारी दी। फिर मैंने यहाँ संघ कार्यालय, हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा में एक निमड़े नीचे कार्यालय, मैंने वहाँ जा करके पता किया, तो उन्होंने कहा एक कैंप लगने वाला, अटेंड किए। तो कहते हैं कि जब जुनून सर पे सवार हो समाज सेवा का, तो व्यक्ति पीछे नहीं हटता। उसी समय मैंने तय करके कि मैं परसों चलूंगा। मैं कैंप अटेंड करके आया, और वहाँ से, कहते हैं, संघ के अंदर पहले जिम्मेवारी दी जाती है, फिर काम लिया जाता है। क्योंकि मेरे पास उस समय तक कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई राजनीतिक मेरे पास दायित्व नहीं था। तो आते ही मुझे नगर का सह प्रचार प्रमुख लगा दिया कि आप संघ के प्रचारक की भूमिका में रहेंगे। जो जितना हमारा लिटरेचर आता है, किताबें आती है, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, राष्ट्रहित की भावना लोगों में जागृत करने का काम करेंगे। ऐसा मैंने वहाँ काम किया। और संघ का वो हमारा मातृ संगठन है, जहाँ व्यक्ति जिस प्रकार का होता है, उसकी कार्यशैली के अनुसार उसी का स्थान भी दिया जाता है, उसको उसी कदम ताल में मिलाते हुए उस तरफ उसको बढ़ाया भी जाता है। और धीरे धीरे 16 अक्टूबर 2016 को मुझे भारतीय जनता पार्टी में यूथ का अध्यक्ष बना करके एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म मुझे दिया। मैं तो कहकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। उस समय देश दुनिया के सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी बना और पदाधिकारी बना। अच्छा, लेकिन जैसे हम देखते हैं अमूमन गांव देहात में जो बच्चे हैं, तो परिवार कहता है कि भाई पढ़ो लिखो, कुछ काम धंधा करो, अपने को नौकरी देख भाई। तो आप कैसे मतलब परिवार को राजी किया कि, हालांकि आप कह रहे हैं आपके पिताजी भी थे, लेकिन वो तो नौकरी में चले गए। जी जी जी। तो फिर आपके परिवार ने कभी ये नहीं कहा कि यार पवन पढ़ाई लिखाई कर, कुछ काम धंधा कर, क्या आरएसएस बीजेपी चक्कर में पड़ा है? देखिए, शुरू से क्या है कि दादाजी मेरे आर्य समाज के प्रधान रहे, और हमेशा ही वो एक बात कहते थे कि समाज हित में काम करना, राष्ट्र हित में काम करना,
व्यक्तिगत काम से भी कहीं अधिक पुण्य का काम है, क्योंकि उन्होंने भी आर्य समाज की गांव की बात करूं और इलाके की बात करूं, बहुत अच्छा काम किया। और जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम होता था वो मुझे भी साथ लेकर के जाते थे। और उसके पश्चात क्योंकि घर में मैं अकेला था, इतना कोई आर्थिक बोझ की बात करूं तो वो भी नहीं था कि, और अपने गांव देहात में क्या है, परिवार में सिंगल आदमी रहता है तो ये कहता है भाई नहीं हम उसको नहीं भेजेंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली पुलिस ज्वाइन करूं, मेरी इच्छा थी कि मैं पुलिस में जाऊं, मेरी इच्छा थी मैं आर्मी में चला जाऊं, लेकिन माताजी कहती थी पिताजी आर्मी में चले गए आपके, मैंने बहुत घर से दूर रहे हैं, हर दिन चिंता होती थी। फिर पिताजी पुलिस में चले गए, पिताजी ने पुलिस ज्वाइन नहीं करनी। लेकिन मेरी एक इच्छा थी, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से आज आपके चैनल के सामने बताना चाहता हूँ कि मुझे अधिक से अधिक लोग जाने, मैं किसी के काम आऊँ। और कहते हैं व्यक्ति जब लक्ष्य निर्धारित कर लेता है, मन में जो संकल्प लेता है, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। अच्छा, आप बीजेपी में आपने लंबे समय काम किया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई भाजपा में, मतलब आपका राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो गई जी। तो फिर आज जब आप बीजेपी जो जिला मोर्चा है, किसान मोर्चा, उसके अध्यक्ष हैं जी महेंद्रगढ़ में जी, तो ये कैसे तय किया कि भाई अब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि ये पहले तो पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी, जी। चीजें आपको खुद आगे से ऑफर की गई, तो आपके मन में आज ये क्या आ गया कि भाई मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं और विधायक बनूं? देखिए, पार्टी ने 2016 में मुझे यूथ का अध्यक्ष बनाया जी। मेरे काम को देखते हुए। मैं कहता हूं उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी थे, और उन्होंने उनकी गुड बुक की कहूं या संगठन की गुड बुक में कहूं, मैं टॉप 10 में मेरा स्थान था। ये मैं नहीं कहता, मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे पूरे हरियाणा भर के जो मेरे युवा के अध्यक्ष रहे, आज भी कोई बात होती है, कोई चीज़ होती है तो मुझसे एक बार जरूर डिस्कस करते हैं कि भाई को इस चीज़ की नॉलेज होगी। वो चलो, क्योंकि सामाजिक रूप से हम मजबूत थे, मानसिक रूप से भी मजबूत थे, और हमने एक विशेष एक प्यार रहा है पुस्तकों से। स्वाध्याय मेरा एक जीवन का एक प्रमुख स्थान है, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ। आज भी मेरी गाड़ी में देखोगे 5-7 पुस्तकें मिल जाएंगी, चाहे वो करगिल युद्ध के दौरान हो, क्या खुद की डेवलपमेंट की बात हो, या किसी व्यक्ति जिसमें अब्दुल कलाम जी आ गए, भूपेंद्र यादव जी ने पार्टी के ऊपर एक पूरी पुस्तक लिखी है हमारे केंद्रीय, उनको भी मैंने पढ़ा है। तो मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे जब आदमी आगे बढ़ता है, तो मैं बतेरे गांव में, क्योंकि हमारे वहाँ विधानसभा से हरियाणा के सबसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी आते हैं, और उनकी जो कार्यशैली है, चाहे वो काम करने की बात हो, चाहे कार्यकर्ताओं से मिलने की बात हो, कार्यकर्ताओं को पहचान कर उनके नाम की बात हो, अधिकारियों से काम के, ये हमने उनसे भी सीखा है। और जब मैं कहा कि यूथ के अध्यक्ष रहा, उसके बाद में स्टेट बॉडी में मैं एजुकेटिव मेंबर बना, और पूरे हरियाणा भर में एक यात्रा निकली, बाइक यात्रा, उसका मैं संयोजक रहा, और उसमें पूरे हरियाणा भर में घूमने का अवसर भी मिला। और इस तरह घूम घूम कर हमने पूरे हरियाणा के पानी को भी देखा, जमीन को भी देखा, देहात को भी देखा। और जब सारा सिस्टम घूम ले तो फिर पार्टी ने कहा कि आपको दोबारा से, क्योंकि चुनाव नजदीक है, फिर संगठन को खड़ा करना है। और क्योंकि मैं जवान का भी बेटा हूं, मैं किसान का भी बेटा हूं, तो हर दर्द को जानता हूं। मैंने यूथ में काम किया तो मैंने जवानों का दर्द जाना। आज पिछले 2-3 महीनों से, क्योंकि मैं खेती भी खुद करता हूं, और विशेष रूप से आज मोदी जी जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो मैं 2 एकड़ के अंदर ऑर्गेनिक खेती करता हूं। तो क्योंकि कितना पाला पड़ता है, कब पड़ता है, क्या मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, कितनी पैदा होती है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मेरे से भली बाती मैं कहता हूँ पार्टी संगठन में बतेरे लोग हैं जो जानते होंगे, लेकिन मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ मेरे से अधिक कोई नहीं जानता होगा। अच्छा, आज भी मैं आपके पास आया हूँ तो सुबह एक बार खेत देख करके आया हूँ, और बारिश क्योंकि अभी लगातार हो रही है, उससे पहले जब लाइन बदलने की बात है, क्योंकि अपना तो रेतीला इलाका है, लाइन भी बदल के हम पार्टी के कार्यक्रमों में आते हैं और पार्टी का काम करते हैं। इस चुनाव से जो आपने कहा विधानसभा चुनाव, देखिए जब कार्यकर्ता लगातार कार्य करता है और पार्टी संगठन के लिए कार्य करता है, तो शीर्ष नेतृत्व भी उन चीजों को निगाह रखता है, और स्थानीय जनमानस तो होता ही है कि भाई युवा है, बोलचाली भी अच्छी है, व्यवहार भी अच्छा है। मेरा कोई, देखो आप विपक्ष की भी बात करोगे, वहाँ कांग्रेस के लोग बतेरे मिले, लेकिन पवन खैरवाल की बुराई करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि पवन खैरवाल हमेशा संगठन से आया, पतंजलि से आया, संघ से आया, झुक करके चलने वाला आदमी। हम सीना तान के नहीं चलते। हाँ, जब बात रखने की बात आती है, पक्ष विपक्ष के सामने, सरकार की संगठन की कोई बात आती है, तो हम सीना तान कर बात भी रखते हैं। अच्छा, लेकिन पवन भाई, आप जहां से टिकट मांग रहे हो वो सीट ऐसी सीट है, आपका तो मुकाबला ही बहुत बड़े लोगों से, हैवीवेट लोगों से है। आपकी बात मैं मानता हूं, मैंने टिकट मांगी नहीं है, मैंने कहा जनमानस के आधार पर के जो मुझे लोग कहते हैं कि भाई आप संगठन का अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, खैरवाल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मन में मैंने ये संकल्प पाल लिया नहीं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, मैं कहता हूं कि प्रोफेसर रामविलास हमारे वरिष्ठ नेता है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है, वो चुनाव लड़ते हैं, हम तन मन धन से उनके साथ हैं। पार्टी के कोई भी पदाधिकारी, हमारे मंडल क्या, मैं कहता हूं हमारा पन्ना प्रमुख भी अगर चुनाव लड़ता है
तो पवन खैरवाल मेरे से जितना तन से मन से और जितना सहयोग है मैं करूंगा। लेकिन क्या है कि अगर मान लो इस विधानसभा में हमारे इतने बड़े नेता हैं, सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, कल भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे, जब तक वो हमारे साक्षात रहेंगे तब भी और बाद में भी हम करते रहेंगे। लेकिन उनके आशीर्वाद से हम कुछ जीवन में, कुछ सामाजिक में, कुछ राजनीतिक में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे और पार्टी संगठन उनको जैसा चाहेगी। हम तो कहते हैं कि वो बहुत बड़े नेता है, उनको कहीं बड़े लेवल के ऊपर रखा जाए, क्योंकि जब घर में व्यक्ति जब धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, बच्चे जब बड़े होने लग जाते हैं, तो आपने देखा, क्योंकि आप भी गांव देहात के व्यक्ति हैं, वो कहता है भाई बालक बड़ा हो गया, इसके जब पिता की चप्पल पैर में आने लग जाए तो कुछ जिम्मेवारियां छोटे बच्चों को भी दे देनी चाहिए जी। तो उनके आदेश अनुसार हम कुछ करेंगे, पार्टी संगठन के अनुसार कुछ करेंगे। अच्छा, आपने बात करी रामविलास शर्मा जी की, आपने कहा कि उनको कोई बड़ा दायित्व मिलना चाहिए, और बीते दिनों जब हम देखते हैं उनको, उनकी स्पीचेस, मुझे याद है एक बार उन्होंने रैली में कहा कि बोला भाई मैंने पेड़ लगाया और आज जब छाया में बैठने की बारी आई तो ये यूं कह रहे हैं कि समय नहीं है जी। तो पीड़ा है रामविलास शर्मा जी को पार्टी ने, आपको लगता है कि उतना उनको नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? देखिए, हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ बड़ा अचीवमेंट करना चाहता है। हाँ। और वो तो बहुत पुराने लीडर हैं, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। जब 2014 के अंदर पूरी हरियाणा भर में एक डंका बज रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो महेंद्रगढ़ विधानसभा में क्या के साथ साथ पूरे हरियाणा में भी एक डंका था कि माननीय रामविलास जी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनेंगे। और महेंद्रगढ़ की जनता ने भी, क्योंकि वो लगातार 3 चुनाव हार चुके थे, महेंद्रगढ़ की जनता ने भी दिल खोल के उनको वोट दिया। 84,535 वोट माननीय रामविलास शर्मा जी के झोली में डाल करके उनको चंडीगढ़ भेजा। लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता होता है। कोई कितना बड़ा लीडर हो, वो अपने आप को कार्यकर्ता कहता है। आज हमारे माननीय अमित शाह जी भी हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ आए थे, वो भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानते हैं। माननीय मोदी जी भी कहते हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जब पार्टी को हमने मां मान लिया, और मां का जो आदेश होगा हमें सर्वमान्य होता है। लेकिन संगठन ने तय किया कि हरियाणा की कमान माननीय मनोहर लाल जी संभालेंगे, और उस बात के प्रस्ताव के निमित्त माननीय रामविलास जी को आगे किया। उन्हें सहृदय, खुले हृदय से उस प्रस्ताव को रखा, और आज पूरे 10 वर्ष तक माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के अंदर हरियाणा एक, हरियाणी एक जैसा नारा दे करके, समान विकास करा करके, चहुमुखी विकास करा करके इस हरियाणा के नए आयाम स्थापित करवाए। तो आपको लगता है कि पंडित जी संतुष्ट हैं? देखो, उनके मन की बात तो कभी आपके चैनल के सामने बैठ करके मन की बात वो बता पाएंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं की भी इच्छा होती है कि हमारा नेता आगे बढ़े, और उस आगे बढ़ने के निमित्त हमारी जो इच्छाएं, उस नाते ही मैंने आपसे पहले कहा कि वो बड़े पदों के ऊपर जाएं तो अच्छा रहेगा, और हम उस समय भी साथ रहेंगे जी। अच्छा, जैसे आप युवा हैं, तो मैं यूथ की बात करूंगा। महेंद्रगढ़ में खासकर आप उस इलाके से तैयारी कर रहे हैं, उस इलाके से भी सेना में भर्तियां होने वाले लड़कों की कमी नहीं है, बहुत लोग जाते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो 2 मुद्दे हैं, हिर रेजिमेंट का मुद्दा है चाहे अग्निवीर का मुद्दा है, इन दोनों पर कोई सफलता लोगों को नहीं मिल रही है, और अग्निवीर को भी कई बच्चे जो हैं इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई उनके साथ एक गलत किया सरकार ने। आपको क्या फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से इन दोनों मुद्दों? देखिए, मैं जब साथियों के बीच में जाता हूँ, पिछले दिनों एक बड़ा गांव हमारे खैरोली, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, दुलोट गांव है। मैंने जहाँ जहाँ युवाओं के बीच में गया हूँ, क्योंकि मैं तो ग्राउंड का आदमी हूँ, आपको पता है, और साथियों से जब चर्चा होती है तो कुछ एक साथियों को इन चीज़ों का भ्रम था पहले, क्योंकि चीज़ें कई बार ये होती है कि थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि युवाओं को गुड फेथ में लेकर के समझा करके करनी चाहिए थी। लेकिन क्या है कि यहाँ जो चीज़ें तय होती हैं वो हमें ग्राउंड तक पहुंचाने की जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की है। तो मैं मानता हूं हम सब कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं हल्की फुल्की, खासकर हमारे इलाके में, कमी रह सकती है। लेकिन समय समय पे इसमें जो अमेंडमेंट, मतलब चेंजमेंट हुई है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी ने अभी 10% की बात की है, और हर क्षेत्र में उनको उदारता की तरफ लगा लो, उनके भविष्य की सुरक्षा की तरफ लगा लो, हरियाणा सरकार भी कर रही है। क्योंकि क्षेत्र का मुद्दा है, इलाके का मुद्दा है, उस पर जब मैं बात करता हूँ तो निश्चित रूप से जो पुराने समय में कानून की बात कर ले, पुराने समय तक जो परंपरा चली आ रही थी, भर्ती प्रक्रिया लगा लो, आज जिस तरह से पूरे देश भर में आप देखो, बांग्लादेश जैसा, अभी कुछ दिन परसों की बात है, कितना बड़ा, अगर इस तरह का कोई स्थिति न बने, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के लोग रहते हैं, मैं किसी विशेष को टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनका उद्देश्य है कि ये साम्राज्य हमारा स्थापित हो, वो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उनके, चाहे मदरसों की बात कर लूँ, कहीं वो क्या तैयारी कर रहे हैं इस बात की तो वो जाने। लेकिन मैं कहता हूं देश के प्रति हर व्यक्ति ऐसा सशक्त युवा होना चाहिए जो हर युद्ध में, हर परिस्थिति में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, अपने देश हित में काम कर सके। आज इनको ट्रेनिंग के माध्यम से, इनको अग्निवीर बना करके,
और जो ट्रेनिंग लेकर के आएंगे, जो देश के प्रति सोच करके आएंगे, वो समाज में आ करके उन चीज़ों को ठीक करेंगे। और विशेष रूप से जब एक दो बैच निकल जाएंगे और वो युवा यहाँ करके इन युवाओं को समझाएंगे, और वो युवा जब यहाँ करके अपना व्यवसाय, उद्योग या किसी भी तरह का निजी व्यवसाय वो खड़ा करेंगे, तो निश्चित रूप से देखो जो दिखेगा वो बिकेगा। ये देसी कहावत भी है, जो सामने दिखता है वो हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो सामने नहीं होता, और जो सामने होता है वो किताबों में नहीं होता। तो धीरे धीरे मैं मानता हूँ ये जो मुद्दा, बड़ा मुद्दा जो विपक्ष ने बढ़ा दिया था, वो धीरे धीरे सोल्व हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। रही बात अहीर रेजिमेंट की, तो एक बड़े स्तर पे संसद में भी माननीय हमारे धर्मवीर जी सांसद साहब, उन्होंने मांग उठाई है इस बात के लिए। विपक्ष के लोग हैं वो तो इस बात को, मुद्दे को बुनाने चाहेंगे, लेकिन स्थानीय पक्ष की, सत्ता पक्ष की बात करूं, चाहे इसमें राव इंद्रजीत जी हमारे केंद्रीय मंत्री हों, धर्मवीर जी हों, बाबा बालकनाथ जी हों, समय समय पर इन्होंने माननीय मोदी जी के सामने जाकर के इस बात को रखा है। और हमें पूरी उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी से ही उम्मीद है कि कुछ न कुछ इस अहिरवाल का और इस अहीर रेजिमेंट के विषय में कुछ न कुछ सोचेंगे, और अच्छा मिलेगा। युवाओं की जो जोश और जुनून है इस अहिरवाल के प्रति, इस समाज के प्रति, वो उनका हक मिलना चाहिए। और हम उनके समय समय पे जब भी कोई कार्यक्रम हुए, हम समाज के साथ, हम व्यक्तियों के साथ खड़े मिले। अच्छा, चलिए एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि अग्निवीर का आप लोगों को समझ आएगा धीरे धीरे, और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, बेहतर बता रहे हैं स्कीम को। लेकिन जैसे मैं आप ही के परिवार से एग्जांपल लूँ, आपके पिताजी फौज में गए जी, फिर उन्होंने आके दूसरी नौकरी भी करी, जी। लेकिन अब आपकी सरकार बच्चों को कह रही है आपको फौज में हम 4 साल की नौकरी के बाद हटा देंगे। नहीं नहीं, आप उसमें पूर्ण रूप से थोड़ी हटाएंगे। देखिए हर जगह लगा ले, आज जहां हम खड़े हैं, पवन खैरवाल जैसे इस विधानसभा महेंद्रगढ़ में बहुत सारे युवा थे जो पार्टी संगठन को उतना समय नहीं दे पाए। पवन जैसे बहुत ऐसे युवा थे जो पतंजलि को उतना समय नहीं दे पाए। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं लेकिन अपना 100% नहीं दे पाते। जिसको जितना जो जिम्मेवारी होती है, हमारी कैडर बेस भी यही है। जो ठीक सा व्यक्ति है, जिसको नॉलेज आता है, उसको जिले में सेट किया जाता है, उसके अलावा उसको मंडल में सेट किया जाए, नहीं तो बूथ पे सेट किया जाता है। तो जिसकी जो क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी के निमित्त ही बात करूं तो उसमें 25% के आसपास। ये जब मैं पिताजी से भी कई बार इन बातों की चर्चा करते हैं, पिताजी ये स्कीमें ठीक है, तो वो देखो एक बात जरूर कहते हैं, मैं इसमें कोई बुराई नहीं है। हर जगह अगर 100 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा करेंगे आदरणीय राहुल जी की, तो वहां 100 व्यक्ति आपको बराबर नहीं मिलेंगे। उसमें मैं सैनिकों के प्रति कोई टिप्पणी नहीं करना कह रहा, लेकिन मैं कहता हूँ सब इक्वल नहीं होते, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जुनून सबका बराबर हो सकता है। तो आपके पिताजी फेवर में स्कीम के? नहीं, मेरे पिताजी फेवर में, क्योंकि मेरा तो पूरा परिवार, पिताजी भी मेरे आर्मी में, चाचा भी मेरे आर्मी में, मेरे फैमिली मेंबर्स है जितने वो 90% आर्मी है। बाकी जो 10% बच गए वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, पुलिस भी आ गई, सीआरपीएफ भी आ गई। क्योंकि तो मेरा ऐसा कोई सिंगल, मतलब मेरे को छोड़ करके ना, अगर मेरी आसपास की इर्द गिर्द की 25-30 फैमिली की बात करोगे, 40 रिश्तेदारियों की बात करो, तो मेरे को छोड़कर कोई क्षेत्र में नहीं है। तो इन सेवा का माध्यम मुझे ये मिला है, तो इसके माध्यम से कुछ अच्छा कर लेंगे। अच्छा पवन भाई, आखिरी सवाल है मेरा, मुझे आप ये बताइए कि महेंद्रगढ़ में आपको इतना लंबा समय हो गया, आपकी पैदाइश वहाँ की है और आपने क्षेत्र को देखा है, समझा है जी, तो क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं? और मैं चाहूंगा कि बड़ी बेबाकी से आप ये बात बताएं, चाहे आपको किसी चीज में पार्टी लाइन से हटना पड़े तो उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखें। क्या मुद्दे थे आप, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं महेंद्रगढ़ पिछड़ा जिला है, इसके साथ भेदभाव हुआ है, ये हुआ है, तो आप विधायक बनेंगे तो क्या कराएंगे जो आपने रियलाइज किया कि भाई ये इस क्षेत्र में हो सकता था जो नहीं हुआ, और क्या मुद्दे नजर आते हैं वहां? देखिए हमारे क्षेत्र का जो पिछड़ेपन का दाग था, आपने ठीक कहा, पूर्वोत्तर सरकारों ने हमारे यहाँ थोड़ा अलग सिस्टम रखा, ध्यान नहीं दिया, वो सीमित हो गए रोहतक तक, सोनीपत तक, झज्जर तक। लेकिन जब से हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर जब से हमारी भाजपा की सरकार बनी है, निश्चित रूप से हमारे इलाके का उद्धार हुआ है। हमारे वहाँ पानी की कमी थी, हमारे वहाँ सड़कों की कमी थी, हमारे वहाँ उद्योगों की कमी थी, हमारे वहाँ कृषि इंस्टीट्यूट, क्योंकि कृषि वाला इलाका है, बाजरे का है, कपास का है, गेहूं का है, सरसों का है, ऐसी कोई बड़ी मिल, सरकारी मिल्स वगैरह हमारे वहाँ नहीं थी। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में वहाँ नहरों में पानी आया है। अभी हमारा हक का पानी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया, कुछ हमारा परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन उसका डिवाइडेशन ठीक तरीके से हुआ है। जो हमारा कहने का अर्थ है, जब हमें पहले 25% जो हमारा हिस्सा, 100% हमारा हिस्सा था, पहले हमारे 10 या 15% मिलता था, आज हमारा हिस्सा 75 पर 80% के आसपास मिल रहा है। और इस 80% का भी डिवाइडेशन अंतिम टेल तक, जो मैं कहता हूँ मुसनोता हमारा जो नांगल चौधरी विधानसभा अंतिम गांव पहुंचा है, वहां तक भी पहुंचा है। झोड़ सूख चुके थे पूरे जिले भर के,
आज झोड़ों का अमृत सरोवर योजना के तहत सबको जीर्णोद्धार करके पानी उसमें अंदर लबालब भरा हुआ है। मेरे गांव का व्यक्तिगत गांव सूर्यनिवास मेरा, उस झोड़ में कभी पानी आया नहीं। गांव का जो बरसात का पानी, आज वो झोड़ भी भर गया है, साथ में एक झोड़ और भी भर गया है। अंतिम टेल तक पानी पहुंचा। उसके साथ साथ जो मैंने 2 चीजों में पानी में इसमें हमने इम्प्रूव किया है, उसके साथ साथ एक कच्ची नहर बनाई जो हमारे डेरोली अहिर गांव से निकलती है। नारनौल विधानसभा का वो गांव पड़ता है और वहां से लेकर के महेंद्रगढ़ विधानसभा के बसई गांव तक जाती है। उस कच्ची नहर के लगभग 15 से 20 गांव पड़ते हैं। वहां हजार तक पानी, 1000 फीट तक पानी नहीं था, लेकिन लोगों ने अपनी मोटर मीटर वगैरह सब उखाड़ कर रख दिए थे। वो नहर जाने के बाद आज सब के वहां 100 फुट के ऊपर तो पानी, मतलब जब अपना चौवा बोलते हैं, और वहां 15 नोजले। आज जाओगे, जब आप कभी महेंद्रगढ़ इंटरव्यू करने जाएंगे गांव देहात का, आज आप यहाँ कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से लोगों के पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति और विशेष रूप से भाजपा की सरकार के प्रति लोगों का दिल खोल करके खुशी मनाते हुए लोग मिल जाएंगे। दूसरी बात उद्योगों की, विशेष रूप से हमारे वहाँ उद्योगों की कमी है और एक IMT जैसा बड़ा मुद्दा भी वहाँ है, घोषणा भी की हुई है और वहाँ स्थानीय रूप से रामविलास शर्मा जी हमारे पूर्व में मंत्री रहे, उस चीज़ के लिए प्रयासरत भी है। कितना उस चीज़ में सुधार हो पाता है विधानसभा चुनाव से पहले, और हम मानते वो सुधार 100% हो जाएगा। उसके अलावा छोटे छोटे हमारा एक वहाँ किसान इंस्टीट्यूट, मतलब महाविद्यालय टाइप में, क्योंकि वहाँ हमारी वहाँ यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ साथ एक अच्छा कृषि इंस्टीट्यूट भी वहाँ खुल जाए तो मैं कहता हूँ वहाँ के बच्चे इस खेती के माध्यम से और अच्छे किसानों को उनके उपज में लगा लो, उनको नॉलेज में लगा लो, अच्छी दे पाएंगे। और जब उद्योग आ जाएगा, IMT जैसा बड़ा आ जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि हमारे वैसे भी रोजगार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के हरियाणी का नारा दिया, और रोजगार की बात करूँ तो हरियाणा में और खासकर महेंद्रगढ़ जिले में जितने रोजगार लगे हरियाणा में कहीं नहीं लगे हैं। और कुछ दिन पहले जब चर्चाएं होती हैं, सरकार के लोगों के साथ भी बैठते हैं, अधिकारियों के साथ भी बैठते, तो एक निश्चित रूप से हरियाणा में और महेंद्रगढ़ जिले में पढ़े लिखे लोग भी हैं, बच्चे भी नए नए IAS UPSC क्लियर कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट भी RPS जैसा, यदुवंशी जैसा बड़े इंस्टीट्यूट भी वहाँ है, दूर दूर के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो हल्के फुल्के रोजगार की है, कमी है तो किसानों को नई दिशा देने की है। जो ये मुद्दे हैं, और जो जो क्योंकि अब तो क्या है कि पिटारा बंद है, अगर जिस दिन पार्टी संगठन ने कुछ हमारे बारे में सोचा और बड़े लोगों का, पार्टी के स्थानीय लोगों का जब आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके साथ दूसरी बार जब बैठूंगा तो उन्हीं मुद्दों की चर्चा करूंगा। क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत होकर के काम करेंगे, क्या हमारी युवाओं की योजनाएं हैं, क्या किसानों के प्रति है, क्या महिलाओं के प्रति है, और क्या जो हमारे बच्चे हैं जिनको देश का भविष्य बनाना है उनके प्रति है। जी, तो पवन खैरवाल थे हमारे साथ, इनसे बात की और बातचीत का मकसद यही था कि ये जो नए लोग जो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की, इनके पास विजन क्या है और जिस पार्टी से तैयारी करते हैं उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने क्या काम कराया है, ये सब जान सके और आपको भी मोटा मोटा अंदाजा लग जाए कि भाई अगर पवन खैरवाल तैयारी कर रहा है महेंद्रगढ़ से तो उसका क्या थॉट प्रोसेस है और किस तरह का पवन खैरवाल व्यक्ति है। तो इसी तरह के नए जो एस्पायरेंट्स हैं उनसे मिलाते रहेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताना, और आप सब देखते रहिए हरियाणा तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।